नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का जो चैप्टर है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको हम डिटेल में समझेंगे अच्छे से और पूरा कवर अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट के अंदर जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है और कैसे काम करता है ना। तो हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं उनके पास फ्लावर ही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यानी फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट्स में इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है उसके पास सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो हम फ्लावर को कैसे डिफाइन करते हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड इट हैज मेन 4 वॉल्स। ठीक है, यानी फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं और फ्लावर ही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो उसमें कहा गया है कि ह्यूमंस के लिए जो फ्लावर है उसके तमाम उसके बेनिफिट हो सकते हैं, उसके यूजेस हो सकते हैं, है ना। हम लोग अपनी डेली लाइफ में फ्लावर के अलग अलग पर्पस से फ्लावर को यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट के लिए वो सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और इस फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं ना। एक पार्ट होता है कैलिक्स, बेटा इसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स की यूनिट को हम सेपल कहते हैं। करोला होता है, इसकी यूनिट को हम पेटल कहते हैं। और जो पेटल होते हैं ये कलर्ड वही पंखुड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम देख के खुश हो जाते हैं फ्लावर के। सेपल जो होते हैं वो फ्लावर के नीचे जो हरे हरे पत्ते जैसे होते हैं उनको ग्रीन लीव्स को हम कहते हैं। एंड्रोसियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ना, इससे मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट बनेगा इसके अंदर। गाइनोसियम जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो इसका एंड्रोसियम की यूनिट को हम स्टामेन कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो गाइनोसियम है इसकी यूनिट को हम कार्पल कहते हैं। ठीक है, अभी इनको हम सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। देखिए इस फ्लावर को आप देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया बेटा, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नीचे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपके सामने है बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सेपल्स। और नीचे इसका ये जो बेस है, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, इसको बेटा हम कहते हैं थैलेमस, या इसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। ये थैलेमस होता है, ठीक। इसको हम रिसेप्टिकल भी कहते हैं और इसको हम थैलेमस भी कहते हैं। ये फ्लावर का बेस होता है, इसी पर सारे फ्लावर पार्ट अटैच होते हैं। ये वो डंडी है जिससे आप फ्लावर को पकड़ते हो, इसको बायोलॉजी की भाषा में पेडिसिल कहते हैं। ठीक है, ये जो पिंक कलर के आपको कलर्ड पंखुड़ियाँ दिख रही हैं बेटा, इनको हम पेटल कहते हैं। बाकी इसके अंदर ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो फ्लावर के सेंटर में है। और ये फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट के, इसको हम कार्पल कहते हैं। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्पल। लेकिन इस कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, है ना। आप सबने ये 10th में पढ़ा होगा। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है कार्पल का, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। फिर स्टाइल होता है, फिर ओवरी होता है। और इन तीनों को मिला दें तो हम इसको कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, इसको अभी हम आगे जब पढ़ेंगे जब डिटेल में समझेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसकी एक यूनिट को हम स्टामेन कहते हैं और स्टामेन के भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है बेटा एंथर और एक पार्ट होता है फिलामेंट। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, स्टामेन। ठीक है, तो ये पूरा फ्लावर का डायग्राम है जो कि आपको बोर्ड में भी ये बनाने को आ जाता है, तो इसको भी बनाना सीख लेना। तो एंड्रोसियम का मेन यूनिट क्या होती है, स्टामेन होती है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और गाइनोसियम की जो मेन यूनिट होती है उसे हम कार्पल कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो बेसिक चीज़ है जो सबको आता है। अब आते हैं एक, क्या ऐसा भी कोई फ्लावर होता है सर जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। देखिए अगर किसी फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, यानी मेल एंड फीमेल पार्ट्स कह सकते हो आप, फ्लावर की जगह मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो अगर एक ही प्लांट पर, एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, मोनोसियस फ्लावर कहते हैं। ये आपके इसमें एनसीईआरटी में ना इसका एग्जाम्पल दिया है कहीं, छुपा रुस्तम। तो इसको हम बोलते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोकोनट है, कुकुरबिट्स है। तो कुकुरबिट्स में कौन कौन आ जाते हैं, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल फ्लावर पार्ट्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट्स। मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। मेल फ्लावर या मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। तो ऐसे प्लांट को या ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, डाइसियस। डाइसियस को आप ऐसे समझ सकते हो, यूनिसेक्सुअल। इसको आप क्या कहोगे, यूनिसेक्सुअल। तो इसका एग्जाम्पल आप दोगे क्या बेटा, पपाया और डेट पाल्म। ठीक है, मोनोसियस को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, एनसीईआरटी में है और ये अक्सर आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेन जो चैप्टर शुरू होता है वो यहाँ से होता है कि इस पूरे चैप्टर में ना हमें 3 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स पढ़नी होती हैं
और इन्हीं 3 हेडिंग्स में ये पूरा चैप्टर हमारा समराइज हो जाता है। और ये 3 हेडिंग्स में सबसे पहली इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारी प्री फर्टिलाइजेशन। ये प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चेंजेस आएंगे आप खुद सोचो। फर्टिलाइजेशन से पहले सर हमें समझना पड़ेगा कि गैमीट कैसे बन रहे हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन से पहले। गैमीट का फॉर्मेशन सीखेंगे कि कैसे गैमीट्स बनते हैं, प्रोसेस क्या होती है। फिर गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, भाई मेल गैमीट है फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट पास पास आएंगे तब उनमें आपस में फ्यूजन होगा, और इसी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो सेकंड इसमें जो मेन हेडिंग होगी वो फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में जो होता है ना वो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें हम समझेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, पूरा इसको समझेंगे। और थर्ड पार्ट जो होता है इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं प्लांट में वो देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा? फ्रूट का फॉर्मेशन, फ्रूट पढ़ेंगे कैसे फ्रूट बनता है, फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, है ना। सीड का फॉर्मेशन, सीड कैसे बनता है, सीड के कितने टाइप होते हैं। और लास्ट में हम इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर तब जाके कंप्लीट हो जाएगा, एम्ब्रियोनी। तो ये मेन जो चैप्टर का है वो इन 3 हेडिंग से हमें समझना है, कंप्लीट करना है। तो पहले आज मैं तुम्हें समझाता हूँ कि प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो जैसे ही हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझना पड़ेगा कि मेल के अंदर कैसे मेल गैमीट बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनके अंदर चेंजेस क्या आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स में बेटा क्या आते हैं? स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, जिसमें हम पहली हेडिंग में क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव वॉल या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बेटा क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। और एंड्रोसियम की एक यूनिट को हम क्या कहते थे? स्टामेन कहते थे। अब आपको पता है बेटा किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है एंथर और एक होता है बेटा फिलामेंट। अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है। ठीक है, ये एंथर का डायग्राम दिया हुआ है आपको। यहाँ पर ये जो एंथर का डायग्राम है बेटा, ये एंथर का डायग्राम आप देख रहे हो कि ये बाइलोब्ड है ना। तो हम यहाँ पे एंथर को अगर डिटेल में पढ़ें बेटा, ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर आप ऐसे देख सकते हो कि ये नॉर्मली इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जो ऐसे जाके एंड में जाके ये फ्लावर के थैलेमस से अटैच होता है। ये वाला एंड थैलेमस से अटैच होता है। तो ये वाला एंड कहाँ अटैच होगा? थैलेमस से। ठीक है, फिलामेंट है ये, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट का नीचे का जो एंड है थैलेमस पे अटैच होगा। फिलामेंट का ये जो ऊपर का एंड है बेटा, इसे प्रॉक्सिमल एंड कह रहे हैं, ये आपका कहाँ अटैच हो रहा है? एंथर से। तो ये जो एंथर है इसी के अंदर बनते हैं पॉलिन ग्रेन्स। इसके अंदर क्या बनते हैं बेटा? पॉलिन ग्रेन्स। बट इसको थोड़ा डिटेल में सीखना है कि एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन कैसे बनते हैं। तो इसमें एक चीज़ समझो, जो एंथर है ना, एंथर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 1, एंथर सर बाइलोब्ड होता है। ठीक है, इसमें 2 लोब होंगे और हर एक लोब में भी बेटा 2-2 चैम्बर होते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। बाइलोब्ड और डाइथिकस, यानी अगर आप एंथर को काट के देखोगे बेटा तो आपको ना इसमें इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। ठीक है, ये इस तरीके का डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक, तो इसमें आप देखोगे ध्यान से तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेगी कि इसमें ये 4 कॉर्नर्स या 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, मैं अब इन्हीं को इस तरीके से बना रहा हूँ। ये 4 चैम्बर्स हैं इसमें। और ये जो क्या है, अगर बीच में से इसको हम ऐसे देखें तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, यानी एक लोब ये, एक लोब ये। और ईच लोब के अंदर क्या है? 2। ईच लोब के अंदर बेटा आप क्या कह रहे हो कि इसमें सर हर एक में 2 चैम्बर है। तो 2 चैम्बर इस लोब में है, 2 चैम्बर्स इन ईच लोब, 2 चैम्बर्स इन ईच लोब। तो टोटल कितने चैम्बर हो गए? 4 हो गए, क्योंकि बाइलोब्ड है। 2 लोब है, हर एक लोब में 2 चैम्बर है। तो ये जो 4 चैम्बर होते हैं बेटा, ये जो 4 चैम्बर दिख रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं पॉलिन सैक। इनको हम क्या कहते हैं? पॉलिन सैक। सैक माने थैली या पाउच, जिसमें पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे। अब ये पॉलिन ग्रेन्स जब बनते हैं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटा सा पाउच जो दिख रहा है हमें, ये काफ़ी लेंथी है। आप देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है ऐसे। तो ये धीरे धीरे यही पॉलिन सैक आगे इनमें ये जब और डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया
या माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिनके अंदर क्या बनेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो ये होती है एंथर की स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने क्या कहा कि एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जिसकी एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, स्टमिन। स्टमिन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और डाइथिकस है। बाइलोब्ड का मतलब होता है कि प्रत्येक एंथर में दो चैम्बर होंगे, यानी ईच एंथर जो होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, फिर हर एक पार्ट के अंदर दो दो चैम्बर होंगे, इसलिए टोटल चैम्बर जो होंगे वो 4 होंगे। इन चैम्बर्स को हम पॉलन सैक कहते हैं। यही पॉलन सैक आगे चल के डेवलप होते हैं और इनसे क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स। अब आते हैं कि सर बोर्ड में अगर माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे आंसर देंगे बेटा। तो देखो इसका आंसर यही दोगे कि सर इसके स्ट्रक्चर में टोटल 4 लेयर्स होती हैं बेटा, ठीक है। इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 4। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। सबसे अंदर की जो लेयर होती है बेटा उसे हम कहते हैं टैपिटम। उसे हम क्या कहते हैं, टैपिटम। और इनको सबको जोड़ने वाली जो बीच में टिश्यूज होते हैं उनको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। उनको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। अब मान लो मैंने इस तरीके से आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम मैंने क्या बताया, बताओ, एपिडर्मिस। ये सबसे बाहर होती है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये इसका क्या है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर को बाद में लेते हैं, पहले एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम, फिर बेटा इसके बाद होती है मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर है। और सबसे अंदर जो होगी, सबसे अंदर चौथी लेयर जो होगी इसे हम कहेंगे टैपिटम। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यानी आप बता सकते हो कि ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट 4 लेयर्स इन विच द आउटर मोस्ट 3 लेयर्स, ये जो आउटर मोस्ट 3 लेयर्स हैं बेटा, इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना। इनका काम है बेटा प्रोटेक्शन करना। अब ये प्रोटेक्शन किसकी करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं जब इनसे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे उनकी। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है टैपिटम, बेटा इस टैपिटम का काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, एम्ब्रियो नहीं, टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। अब थोड़ा रिलैक्स होके ध्यान से, मैं अब लिखना बंद कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, इस एंथर को जो अभी पीछे हमने बनाया, इस एंथर को हमने जब मैच्योर हो गया ऐसे काट के देखा पूरा डेवलप होने के बाद, तो हमें इस तरीके का ये डायग्राम दिख रहा है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि टोटल इसमें 4 लेयर है। ऊपर की 3 लेयर का काम प्रोटेक्शन करना है और अंदर की एक लेयर है जो न्यूट्रिशियस होती है, न्यूट्रिशन देती है। अब ये न्यूट्रिशन किसको देगी, ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं आपसे कहूँ कि बेटा इसमें ना ये यहाँ पर इस माइक्रोस्पोरेंजियम होगा ना, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके सेंटर में ये जो बहुत सारी सेल्स होंगी, इन सेल्स का नाम होता है स्पोरोजीनस टिश्यूज, है ना। इनको बोलते हैं बेटा हम स्पोरोजीनस टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स है या स्पोरोजीनस सेल्स भी कह सकते हो। अब ये जो बहुत सारी स्पोरोजीनस सेल्स का ये जो होमोजीनियस सेल्स हैं, एक जैसी सेल्स हैं, सारी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, तो ये अपने आप में एक टिश्यू बन गई। अब यही सेल्स क्या होती हैं बेटा, डिवाइड होके ये मियोसिस करती हैं। ये डिवाइड करती हैं बाय मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनाती हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाती हैं, ठीक है। अब जब ये डिवाइड कर रही होंगी, ध्यान से सुनेंगे, जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और जब इसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो इसको न्यूट्रिशन कौन देगा, इसको न्यूट्रिशन देगी टैपिटम लेयर। क्योंकि इनके तुरंत बाद देखिए ये स्पोरोजीनस सेल्स के जस्ट ऊपर आप देखो कौन सी लेयर है, ग्रीन कलर से कौन सी है, टैपिटम है। तो सबसे पहले यही टैपिटम सेल इनके कांटेक्ट में होगी तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। आया समझ में। बाकी ये सब क्या है यहाँ पे सर, तो ये तो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये स्पोरोजीनस सेल्स इन सब में भरी होंगी। यही स्पोरोजीनस सेल्स जब एंथर यंग होता है तो ये स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा, एंथर मैच्योर होता जाएगा, तो यही स्पोरोजीनस सेल्स मियोसिस करके पॉलन ग्रेन्स बनाएंगी, और इस प्रोसेस को हम बेटा क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एज वेल एज आपके नीट एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस,
तो आप बता दोगे किसी भी वर्ड के पीछे बेटा आप जेनेसिस अगर लगा देख लो तो जेनेसिस का मतलब ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और किसके पीछे लगा है? ये माइक्रोस्पोर्स के पीछे। तो माइक्रोस्पोर के पीछे जेनेसिस लगा है मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे कि ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, ध्यान से सुनना। ये मदर सेल कहां से आ गया वर्ड? और यहां पे और लगा दिया हमने, और द सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यूज, ठीक है। मतलब स्पोरोजीनस सेल की ही या स्पोरोजीनस टिश्यू की ही कोई सेल एज ए मदर सेल बिहेव कर रही है। कैसे? बाय डिवाइड्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और द पॉलिन ग्रेन्स। ये कह रहे हैं कि जो स्पोरोजीनस टिश्यूज थे उन्हीं में से कोई सेल बड़ी हो रही है और बड़ी होकर डिवाइड कर रही है और डिवाइड करके 4 नए माइक्रोस्पोर सेल्स बना रही है। तो यानी इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कह देते हैं, ठीक है। एंड बाय द मियोटिक डिवीजन और द रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। यानी यहीं पर, यहां मैंने समझाया तुम्हें कि यहीं पर ये सेल स्पोरोजीनस सेल मियोसिस करके पॉलिन ग्रेन्स बना रही है और इन्हीं सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं। इन्हीं सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो यहां से डिफाइन क्या लिख सकते हैं बेटा हम? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलिन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे मान लो ये कोई सेल है ना, ये है हमारी स्पोरोजीनस सेल, या आप इसे क्या कह रहे हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये मदर सेल क्या करती है बेटा? मियोसिस। और मियोसिस से आपको पता है 4 सेल बनती हैं और इन 4 सेल्स को बेटा हम क्या कह देते हैं? टेट्राड। इसे बोलेंगे आप माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब यही माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है भाई, जब बन रहा है, नई नई सेल्स बनी है, तो अभी तो ये बनी है, न्यू बॉर्न सेल्स है, तो ये अटैच रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होंगी ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और क्या बना लेंगी? अलग अलग सेल्स बन जाएंगी ये, और क्या बन जाएंगे? ये 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। इन्हीं को हम माइक्रोस्पोर कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे अब मान लो उसमें एक सेल है, तो एक सेल थे 4 माइक्रोस्कोप बनेंगे, लेकिन अगर उसमें हजारों सेल्स हैं तो हर एक सेल 4-4 सेल बनाएंगी। तो ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। किसके अंदर? इसी माइक्रोस्पोर, या ऐसे हम कहते हैं, सॉरी, एंथर के अंदर। इसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोर एंजियम्स है ना, इनके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। लेकिन जैसे ही ये बन जाएंगे और ये एंथर यंग से मैच्योर स्टेज में आ जाएगा, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये एंथर यहाँ से फट जाएगा, ये यहाँ से फट जाएगा, है ना। और फटने के बाद क्या होगा कि ये सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ये सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे हवा के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू, पॉलिनेशन होगा। तो पॉलन ग्रेन्स का यहाँ से रिलीज होना, एंथर का फटना क्या कहलाता है बेटा? एंथर का फटना कहलाता है डिहिसेंस ऑफ एंथर। डिहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर का फटना, एंथर का फटना क्या कहलाता है? डिहिसेंस ऑफ एंथर। और इसमें आपकी एंडोथीसियम और मिडिल लेयर बहुत हेल्प करती हैं। एंडोथीसियम मिडिल लेयर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन के साथ साथ डिहिसेंस ऑफ एंथर में भी हेल्प करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा आपका कि अब पॉलिन ग्रेन बन गए हमारे पास। और पॉलिन ग्रेन कहाँ से बने हैं? पॉलिन ग्रेन बने हैं स्पोरोजीनस सेल से, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट थी। अब आता है क्वेश्चन कि सर पॉलन ग्रेन क्या होता है? तो देखिए, पॉलन ग्रेन को हम क्या कह सकते हैं? पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन्स वही है, इस तरीके के बहुत सारे आपको इस शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। और कहाँ पे देखने को मिलेंगे ये स्ट्रक्चर? ये आप किसी भी फ्लावर को ऊपर से पकड़ोगे तो आपके फिंगर पे ये इस तरीके के बहुत छोटे छोटे से स्पोर्स आ जाएंगे। अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग प्लांट्स में इनके अलग अलग साइज एंड शेप होते हैं, है ना। ये अलग अलग इनका टेक्सचर होता है, ये देखने को मिलता है। लेकिन पॉलन ग्रेन का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, नॉर्मल साइज एंड शेप के बाद ये बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं, है ना। तो इनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा कि इसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर होती है बेटा, और आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्जाइन। आउटर लेयर को हम एक्जाइन कहते हैं। और एक इसमें इनर लेयर होती है, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंटाइन कहते हैं, ठीक है। एक्जाइन और इंटाइन, ये 2 लेयर्स होती हैं। अगर मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, सपोज ये इंटाइन है और इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर होती है एक्जाइन। ये कुछ ऐसी होती है, ठीक, ये होती है।
और इसके अंदर ये दो सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। आउटर लेयर को आपने क्या नाम दिया, एक्जाइन, और इनर लेयर को आपने क्या नाम दिया बेटा, इंटाइन। ठीक है, और इंटाइन जो होती है, आप ध्यान से सुनेंगे, इंटाइन जो होती है ये किसकी बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, थिन लेयर है ये थिन लेयर होती है। और एक्जाइन जो होती है ये थिक लेयर है, और ये किसकी बनी होती है, ये एक सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन नाम के एक सब्सटेंस से मिलके बनी होती है। और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसकी वजह से ये जो एक्जाइन है, इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इन पॉलन ग्रेन्स को ये रेजिस्टेंट बनाता है फॉर द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अगर हम इनको किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में डाल दें, जैसे किसी भी एसिडिक कंडीशन में डाल दें, किसी भी अल्कलाइन कंडीशन में डाल दें, ठीक है, या हाई टेम्परेचर पे डाल दें, मॉइस्चर में डाल दें, कहीं डाल दें, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पॉलन ग्रेन सेफ रहता है ड्यू टू द स्पोरोपोलेनिन। दूसरा, इसी पोरोलिन की वजह से ये जो एक्जाइन लेयर है काफ़ी हार्ड होती है, थिक होती है। तो जब हम किसी फ्लावर को इनहेल करते हैं, सूंघते हैं, है ना, तो ये पॉलन ग्रेन्स हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में अंदर जाते हैं। फिर ये एक्जाइन लेयर हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे से टकराती है, हमारे टिश्यूज से टकराती है, और उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इसलिए कभी कभी तुमने देखा है कि जो लोग फ्लावर्स के आसपास रहते हैं या इनकी खेती करते हैं, गार्डनिंग वगैरह करते हैं, उनको अस्थमा जैसी सांस दमा की रोग हो जाती है, और इनको क्या क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, सूजन आने की वजह से इनको एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को क्या है, जिनको एलर्जी रहती है फ्लावर से, डस्ट से, उनको एक्जाइन, इंटाइन, पॉलन ग्रेन, इन सब से दूर रहना चाहिए, फ्लावर से दूर रहना चाहिए, नहीं तो इससे क्या हो जाता है, अस्थमा जैसी क्रोनिक डिजीजेज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें ये जो दो सेल्स हैं बेटा, इनका क्या नाम होता है, इनका वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल है जो लार्ज सेल होती है, और एक होती है बेटा जनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये टू सेल्ड स्टेज बोली जाती है पॉलन ग्रेन्स की। पॉलन ग्रेन्स की ये क्या बोली जाती है, टू सेल्ड स्टेज। तो ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, तो वो टू सेल स्टेज में ही रिलीज हो जाते हैं, टू सेल स्टेज में। ठीक, जिसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल होगी, एक जनरेटिव सेल होगी। लेकिन लगभग 40% प्लांट्स में बेटा, 40% प्लांट्स में क्या होता है कि यही जो जनरेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होके क्या बना लेती है, दो मेल गैमीट बना लेती है। ठीक है, ये तो वेजिटेटिव सेल है ही, और ये दो मेल गैमीट बन जाते हैं। तो टोटल कितनी स्टेज हो गई, कितनी सेल हो गई इसमें, टोटल इसमें बेटा हो गई 3 सेल। तो इसे कहते हैं हम 3 सेल स्टेज। तो बहुत सारे प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, तो वो 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। अब ये जैसे ही रिलीज होके स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो एक्जाइन में ना एक जर्म पोर होता है बेटा, एक्जाइन में एक जर्म पोर होता है। ये जर्म पोर क्या है, जर्म पोर का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। पूरी एक्जाइन स्पोरोपोलेनिन की बनी है, लेकिन एक छोटा सा छेद होगा जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा, उसी स्पेस को हमने क्या नाम दिया है, जर्मपोर नाम दिया है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज होके किसी ऐसी जगह पे पहुंचेगा जहां से मॉइस्चर मिलेगा, तो ये वहां पे क्या होता है कि वहां से ये जो अंदर की इंटाइन है वो ट्यूब शेप में ऐसे बाहर निकल आती है, और इस ट्यूब शेप को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब यानी इंटाइन बाहर आ गई, एक्जाइन से बाहर आ गई। तो ये दोनों जो मेल गैमीट है बेटा, ये जो दोनों मेल गैमीट है ना, ये दोनों मेल गैमीट इस पॉलन ट्यूब में आगे आ जाएंगे। ठीक, इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब में यहाँ आ जाएंगे, और ये जब फर्टिलाइजेशन के समय पर ये ट्रांसफर होंगे कहाँ पर, ओवरी के अंदर, ओव्यूल में पहुंचेंगे, वहाँ फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आगे के इस वीडियो को और कंटिन्यू करूँगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप इतना पढ़िए और इस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।